17 सितंबर यानी कल की तारीख जब हैदराबाद का विलय हिंदुस्तान में हुआ था। कल पूरा देश निजाम की रियासत से आजादी का जश्न मनाने जा रहा है, लेकिन हैदराबाद दिवस को लेकर युद्ध छिड़ गया है, सियासी संग्राम छिड़ गया है। ओवैसी और केसीआर इसे एकता दिवस कह रहे हैं, तो बीजेपी कल इसे मुक्ति दिवस के रूप में मनाने जा रही है। ओवैसी ने आज हैदराबाद दिवस पर तिरंगा यात्रा भी निकाली है, लेकिन बीजेपी के टारगेट पर ओवैसी है। बीजेपी कह रही है कि ओवैसी की तिरंगा यात्रा दिखावा है। ओवैसी की पार्टी के लोग निजामों के साथ थे, हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहते थे। निजाम के रज़ाकारों ने हिंदुओं पर अत्याचार किया था। हैदराबाद दिवस को लेकर जबरदस्त सियासी घमासान चल रहा है। आज ओवैसी ने ट्रेलर दिखाया है, कल अमित शाह की पिक्चर दिखेगी। पूरी रिपोर्ट इस रिपोर्ट में देखिए। 74 साल का फासला, वजह एक है, हैदराबाद की आजादी। 74 साल पहले लड़ाई हैदराबाद को निजाम राज और पाकिस्तान की सोच से मुक्त करने के लिए लड़ी गई थी। 74 साल बाद आज एक बार फिर हैदराबाद की आजादी को लेकर जंग छिड़ी है। इस बार लड़ाई हैदराबाद की आजादी के दिन के नाम की है। लड़ाई मेरा हैदराबाद और तेरा हैदराबाद की है। 17 सितंबर को बीजेपी हैदराबाद मुक्ति दिवस कह रही है। मुख्यमंत्री केसीआर और ओवैसी इसे राष्ट्रीय एकता दिवस कह रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी की बाइक तिरंगा रैली की ये तस्वीरें आप देखिए, किस तरह का हुजूम यहाँ पर उमड़ा है। खुद असदुद्दीन ओवैसी आपको कैमरे पर नजर आ रहे हैं। हालांकि उन्हें बाइक पर बैठकर ये 2 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी, लेकिन इतनी ज्यादा भीड़ यहाँ पर है कि असदुद्दीन ओवैसी पैदल ही मीर आलम ईदगाह से निकल गए हैं। तिगल कंटा जो क्रॉस है वहां तक उन्हें जाना है, लेकिन आप एक तरह से भीड़ देखिए और इसके पीछे की सियासत को समझने की कोशिश कीजिए। जब बीजेपी ने 17 सितंबर को मुक्ति दिवस के रूप में मनाने की बात कही, तब ओवैसी ने ऐलान किया था कि वो इसे राष्ट्रीय एकीकरण दिवस के रूप में मनाएंगे। देखिए छोटी छोटी बच्चियां जो यहाँ पर इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ स्कूल की उनके इस्तेकबाल के लिए खड़ी थी, उनसे वो हाथ मिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। साथ में कह सकते हैं कि एक सियासी मास्टर स्ट्रोक उन मुस्लिम वोट बैंक को देखिए, उनके हाथ में एक बहुत बड़ी तस्वीर जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। असदुद्दीन ओवैसी अपने हाथों में तिरंगा उन्होंने बच्चियों से लिया है और उनके हाथ में तिरंगा लेकर वो उसे लहराते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बहुत बड़ा पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश, क्योंकि बीजेपी को ऐसा लगता है कि तेलंगाना में अब उसके लिए यहाँ पर एक सियासी जमीन तैयार हो रही है और साथ ही असदुद्दीन ओवैसी भी ये सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं कि जो मुसलमान वोट बैंक है वो उनसे दूर नहीं जाना चाहिए। हालांकि जो रजाकार हैं जिनके ऊपर आरोप लगता है कि इतिहास के पन्ने इस बात के गवाह हैं कि उनकी वजह से जो है यहाँ पर हिंदुओं का मैसेकर हुआ था, नरसंहार हुआ था, और ऐसा बीजेपी लगातार आरोप लगाती आई है कि असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो रजाकारों की पार्टी है। लेकिन उसी बात को यहाँ पर काटने के लिए, ये कहने के लिए कि जो असदुद्दीन ओवैसी की आज की पार्टी है वो हिंदुस्तान की पार्टी है, वो हिंदुस्तानी है, इसीलिए हाथ में तिरंगा लेकर उनके साथ यहाँ पर हैदराबाद ओल्ड सिटी की इन गलियों में हजारों की तादाद में लोग उनके साथ जुटे हैं और ये पैगाम मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरह से देखिए, एक जो बुजुर्ग महिला उनसे आशीर्वाद लेते हुए असदुद्दीन आपको ओवैसी आपको नजर आ रहे होंगे। तो कुल मिलाकर एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मैसेज ओवैसी यहाँ पर दे रहे हैं। हैदराबाद वाले भाईजान की एकता दिवस का ये तो ट्रेलर है। ओवैसी केसीआर के संग कल एकता दिवस मनाएंगे। पॉलिटिक्स की पूरी पिक्चर वो कल दिखाएंगे। मतलब 17 सितंबर को पॉलिटिक्स का हाई वोल्टेज शो प्ले होगा। हैदराबाद में 2 मंच सजेंगे। मुक्ति दिवस वाले मंच पर मौजूदा गृहमंत्री अमित शाह होंगे और बीजेपी के नेता होंगे। मंच पर 1948 में हैदराबाद की आजादी के हीरो तात्कालीन गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल होंगे। वहीं हैदराबाद में एकता दिवस का भी मंच सजेगा, जिस पर ओवैसी और केसीआर होंगे। इनके मंच पर आजादी के इनके हीरो मौलवी अलाउद्दीन, तुरेबाज खान और शोएबुल्लाह खान होंगे। हम कब मुखालिफ थे? नहीं, जब 17 सितंबर नहीं मंजलिस बोलती नहीं मनाना, हम नहीं मनाना।
अरे तुम थे का बाबा, तुम तो चूहे की बिल में छुपे हुए थे, सांप की बिल में छुपे हुए थे। हम जब भी थे, आज भी और कल भी रहेंगे। सन 57 की जंग आजादी में आरएसएस नहीं थी, बीजेपी नहीं थी। 47 में मुल्क आजाद हुआ, कुछ भी नहीं। 48 में पुलिस एक्शन हुआ, कुछ भी नहीं। मगर अब इन्हों बांगड़े पलान आके नहीं, मैं वफादार, मैं वफादार। देख लिए एक झलक आज की। आप लोग थके, मजा आया? सुन लो। अच्छा, एक सवाल का जवाब दो। क्या आप तमाम लोग खुश नहीं हैं कि हैदराबाद भारत का हिस्सा बना? ये जोर से बोलो, बहरे हैं हम लोग। और जोर से नारा लगा के बोलो, भारत भारत। शायद पहुंच गए होंगी दीवानों धारों को, कुछ सुनाई नहीं देता उन लोगों को। खाली व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के मारे, जो आ गया व्हाट्सएप में पढ़ लेते। ओवैसी तिरंगा रैली निकाल रहे हैं, ओवैसी तिरंगा लहरा रहे हैं, ओवैसी हैदराबाद की गलियों में तिरंगा लेकर घूम रहे हैं। जो रजाकार थे वो पाकिस्तान भाग गए, जो वफादार थे आज मोदी के आंख में आंख डाल के मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक जहती हम क्यों कहते हैं? लोगों को एक करना है, लोगों को एक करना है, दिलों को मिलाना है। मगर बीजेपी दिलों को तोड़ने का नाम, बीजेपी लोगों में नफरत पैदा करना चाहती है। ओवैसी सच कह रहे हैं या बीजेपी? समझने के लिए हैदराबाद के निजाम, उनकी रजाकार आर्मी और हिंदुस्तान में हैदराबाद के विलय की कहानी के उन पन्नों को पलटना होगा। 13 सितंबर 1948 सुबह के 4 बजे भारतीय सेना की 4 टुकड़ियां चारों तरफ से हैदराबाद की रियासत की सीमाओं में दाखिल हो रही थी। भारत की आजादी के 1 साल 29 दिन बाद ये भारतीय सेना का सबसे बड़ा ऑपरेशन था। मकसद था हैदराबाद के निजाम की रजाकार आर्मी को घुटनों पर लाना और हैदराबाद का भारत में विलय करना। लेकिन निजाम इसके लिए तैयार नहीं थे। लेकिन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ठान चुके थे कि हैदराबाद भारत में शामिल होकर रहेगा। इसका फैसला करने के लिए वो अपनी सरकार से ही भिड़ गए। 13 सितंबर की तारीख से पहले भी 2 बार भारतीय सेना के किले को भेदने की तैयारी की जा चुकी थी, लेकिन दोनों बार ऐन वक्त पर फैसला टाल दिया गया। लेकिन तीसरी बार प्रधानमंत्री नेहरू, राजगोपालाचारी और रक्षा सचिव की बैठक में पटेल ने खुलासा किया कि भारतीय फौज हैदराबाद में घुस चुकी है, जिसे रोक पाना अब मुमकिन नहीं है। अभी तो हिंदुस्तान के भीतर में एक तो कश्मीर में लड़ाई चलती है और दूसरा हिंदुस्तान की होजरी में हैदराबाद का एक बहुत बड़ा अल्सर पड़ा है और वहां से कौमी जहर दिन प्रतिदिन उबल रहा है, फैल रहा है। उन दोनों चीज का फैसला करने की हमारी पूरी कोशिश है और हम उम्मीद रखते हैं और हम विश्वास भी दिलाना चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके इतना हम करेंगे। निजाम या तो खुद मुख्तार रहना चाहते थे या फिर पाकिस्तान के साथ, लेकिन हिंदुस्तान ये नहीं चाहता था क्योंकि उसकी कई वजह थी। निजाम की अक़ुत दौलत, जियोग्राफी और हैदराबाद के निजाम का पाकिस्तान प्रेम। आजादी के पहले हैदराबाद रियासत की सूरत कुछ ऐसी थी। आज का आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र के कुछ जिले और कर्नाटक के कुछ जिले। सिर्फ जमीन नहीं, धन दौलत और रसूख के मामले में भी हैदराबाद ब्रिटिश भारत की सबसे बड़ी और सबसे मशहूर रियासत थी। और इस रियासत के निजाम मीर उस्मान अली खान सिर्फ भारत के ही नहीं, दुनिया के सबसे अमीर शख्स थे। ये बात किसी और ने नहीं, बल्कि ये दावा टाइम मैगजीन का है। ये टाइम मैगजीन के 1937 में प्रकाशित अंक का कवर पेज है। तस्वीर हैदराबाद के निजाम
मीर उस्मान अली खान की है, जिसके कवर पेज में निजाम को दुनिया का सबसे धनी आदमी बताया गया है। निजाम के खजाने में ऐसा क्या था जिसे वो मरते दम तक सीने से लगाए रखना चाहते थे? उस दौर में निजाम करीब 13,000 करोड़ की दौलत का मालिक था। इसमें से 400 करोड़ रुपए कीमत का तो सिर्फ सोना चांदी था। करीब 800 करोड़ कीमत के बेशकीमती हीरे, जवाहरात और भंडार थे। इसमें एक अकेले हीरे की कीमत 400 करोड़ रुपए के आसपास थी। 185 कैरेट का यह नीले रंग का जैकब हीरा दुनिया का सबसे बड़ा हीरा था। इस हीरे को निजाम अपनी टेबल पर पेपरवेट की तरह इस्तेमाल करता था। निजाम के पास हीरे की गोल्फ की बॉल भी थी। अंग्रेजों के राज में भी निजाम के पास अपनी सेना थी। निजाम का खुद का रेलवे और डाक तार विभाग था। जब बात हैदराबाद रियासत की हो रही है तो इसके निज़ाम और उसकी अकूत संपत्ति की बात भी लाजमी है। आप मेरे पीछे जो महल देख रहे हैं ये चौमहल्ला पैलेस है। निज़ाम का सबसे महत्वपूर्ण महल इसे कहा जा सकता है। ऐसी कई बड़ी बड़ी इमारतें निज़ाम ने रियासत हैदराबाद में बनाई। चौमहल्ला पैलेस का एक सिर्फ हिस्सा भी आप कैमरे पर देख पा रहे हैं। कह सकते हैं कि ये 4 ब्लॉक्स में बना गया है। दक्षिणी आंगन जिसमें 4 अंदर इसके और 4 महल हैं, अफजल महल, मेहताब महल, तहनीत महल और आफताब महल। ऐसे हर एक हिस्से में अलग अलग महल और कई सारे कमरे जहाँ पर निज़ाम अपनी रानियों के साथ रहता था। जो आप अभी यहाँ पर कैमरे पर देख रहे हैं ये मेन दरबार हॉल है जहाँ पर निज़ाम का दरबार सस्ता था। जब बात निज़ाम की अकूत संपत्ति की आती है तो आप अंदाज़ा लगाइए। ऐसा कहा जाता है कि जिस ऑफिस में निज़ाम का जो ऑफिस था वहाँ पर जब वो बैठते थे तो वहाँ पर जो पेपर वेट था वो एक हीरे से, डायमंड से बना हुआ था और उसकी आज की कीमत करीब 4 अरब रुपए है। एक पेपर वेट जिसकी कीमत 4 अरब रुपए। तो आप समझ सकते हैं उस वक्त की टाइम मैगजीन ने यह कहा था कि निज़ाम जो है वो दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं। हैदराबाद रियासत को ये ठाठ निजाम की कई पीढ़ियों से विरासत में मिले थे। निजाम राजघराना हमेशा से ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश राजशाही का चहेता था। टीपू सुल्तान के खिलाफ लड़ाई हो या मराठाओं के खिलाफ, निजामों ने हर बार अंग्रेजों का साथ दिया। यही वजह रही कि हैदराबाद पर लंदन की कृपा बनी रही और निजाम पर बेशुमार दौलत की बरसात होती रही। अपने पूर्वजों की तरह ही मीर उस्मान अली खान ने भी अंग्रेजों से वफादारी निभाई और बदले में उनके ऐशो आराम का ऐसा साम्राज्य कायम हुआ जिसके किस्से सुनकर दुनिया भौचक्का रह जाती। निजाम के शराब के शौक के लिए उनकी प्राइवेट डिस्टिलरी थी। इसमें सिर्फ निजाम और उनकी पार्टियों के लिए शराब बनाई जाती थी। निजाम की सुरक्षा के लिए सेना के अलावा 3000 अफ्रीकी बॉडीगार्ड की ब्रिगेड थी। महल में 38 लोगों का स्टाफ सिर्फ साफ सफाई के लिए था। 28 लोगों का स्टाफ केवल पानी पिलाने के लिए था। निजाम की अपनी करेंसी थी जिसे उस्मानिया सिक्का कहा जाता था। दूसरे विश्व युद्ध में निजाम ने ब्रिटिश फौज को 2 लड़ाकू जहाज दिए थे। इस मदद के लिए 1946 में ब्रिटेन ने निजाम को सम्मानित भी किया था। इस महल के अंदर वो जो संपत्ति थी उसकी बानगी देखने को मिलती है। इसमें वो सोने की तलवारें, अलग अलग आर्म्स हैं जो डिस्प्ले में रखे गए हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, जो शाही गाड़ियाँ उस वक्त निज़ाम ने अपने ऐशो आराम के लिए मंगवाई थी, उन गाड़ियों का कलेक्शन भी इस महल के अंदर देखा जा सकता है। ऐसे कई सारे महल शहर हैदराबाद में आज भी मौजूद हैं जो निज़ाम की अमीरी को दर्शाते हैं और ये भी दर्शाते हैं कि कितनी अकूत संपत्ति का मालिक निज़ाम था। निजाम गाड़ियों का भी बेहद शौकीन था। उसके पास रोल्स रॉयल्स कारों का पूरा बेड़ा था। इसको लेकर भी कई किस्से मशहूर हैं। कहा जाता है कि एक बार एक ब्रिटिश अधिकारी ने निजाम से मजाक में कहा था कि उनकी रोल्स रॉयल्स गाड़ी खरीदने की हैसियत नहीं है। इस मजाक का जवाब निजाम ने 50 रोल्स रॉयल्स खरीदकर, इतना ही नहीं, इन गाड़ियों को निजाम के आदेश पर हैदराबाद के शहरों में कूड़ा उठाने में लगा दिया गया। अकूत संपत्ति की बात जब निज़ाम की आती है तो उनकी कंजूसी की भी चर्चा हैदराबाद की गलियों में लगातार होती है। ऐसा कहा जाता है कि निज़ाम इतनी संपत्ति के मालिक होने के बाद भी बेहद कंजूस थे। 35 साल तक उन्होंने एक ही टोपी पहनी थी, साधारण कुर्ता पजामा पहनते थे, उसकी भी इस्त्री नहीं करते थे। उनके घर में सोने का भंडार था, इतना कि वो 200 लोगों को एक साथ सोने के बर्तन में खाना खिला सकते थे। लेकिन इतिहासकार कहते हैं कि वो खुद टीन के बर्तन में खाना खाते थे। जो मेहमान उनके घर पर आते थे उनकी फेंकी हुई सिगरेट, जो टुकड़े बचे होते थे, उसे पीते थे। उनके घर के
कमरे में हीरे जवाहरात बिखरे पड़े रहते थे। उनके जो तहखाने हैं वहाँ पर सोने के ट्रक जो हैं वो लदे रहते थे सोने के बिस्कुटों से। उनके पास उस वक्त 2 लाख पाउंड विदेशी मुद्रा थी जिसे वो तहखानों में अखबारों के अंदर छिपा कर रखते थे, लेकिन हर साल कई हज़ार पाउंड चूहे उतर जाते थे। ये कंजूसी की हद थी जो निज़ाम, 7वें निज़ाम मीर उस्मान अली खान के बारे में बताया जाता है। लेकिन उनकी दौलत इतनी अकूत थी कि वो उस वक्त दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे। वजह सिर्फ निजाम की दौलत ही नहीं थी, धार्मिक वजह भी थी। उर्दू भाषी निजाम की रियासत पर धर्म के आधार पर खुलेआम पक्षपात की शिकायत आम थी। प्रशासन से लेकर पुलिस और सेना तक हर जगह मुसलमानों को खास तरजीह दी जाती थी। हैदराबाद रियासत की आबादी में 85% हिंदू थे, लेकिन सेना के 1765 अफसरों में से 1268 मुसलमान और सिर्फ 421 हिंदू थे। 600 से 1200 तक की मासिक की मोटी तनख्वाह पाने वालों में 59 अफसर मुसलमान और सिर्फ 5 हिंदू थे। रियासत की 40% जमीन पर निजाम और उनके खासम खासों का कब्जा था। हैदराबाद रियासत में हिंदू और मुसलमानों के बीच खाई बढ़ाने और पाकिस्तान प्रेम का जिम्मेदार सबसे बड़ा शख्स था रजाकार आर्मी का मुखिया कासिम रिजवी। Hyderabad can solve the minority problem of the whole subcontinent only if you wish. Otherwise, we in millions will just die with honor rather than submit and die an ignoble death. उस वक्त हैदराबाद में धर्म को लेकर बहुत ज्यादा तनाव था। उसी वक्त मुसलमानों का एक ग्रुप बना था, मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिसके मुखिया थे नवाब बहादुर यार जंग। इनके मरने के बाद मुखिया कासिम रिजवी बना। कासिम रजाकारों का नेता था। MIM के सदस्यों को हथियार की ट्रेनिंग देकर इसने रजाकार फौज बनाई। कासिम रिजवी के अध्यक्ष रहते रजाकार की संख्या 2 लाख तक पहुंच गई। 1946 से 1948 तक इसी रजाकार फौज ने हिंदुओं पर चुन चुनकर हमले किए। इतिहास के पन्ने में तो यही दर्ज है, लेकिन ओवैसी MIM और रजाकारों के रिश्तों को हमेशा इनकार करते आए हैं। जिन लोगों के दिलों में इस तरह की बातें पैदा होती हैं, मैं इनके ताल्लुक से सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आप जाकर अपने दिमाग का इलाज करा लो। हमको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को, सरजमीन दक्कन पर बसने वाले गयूर मुसलमानों को, हिंदुओं को, दलितों को, BJP RSS से हमको कोई तुम्हारी वफादारी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। तुम अपना कागज सर्टिफिकेट लेकर कचरे की कुंडी में डाल दो, हम हमारे पास। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कासिम रिजवी की वारिस नहीं है, ये अब्दुल वाहिद ओवैसी की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कासिम रिजवी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा ताल्लुक है तो तुर्रेबाज खां से, मौलवी अलाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से है। ओवैसी MIM से रजाकारों के रिश्तों की बात को भले ही नकारते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि 17 सितंबर 1948 में हैदराबाद स्टेट के भारत में विलय के बाद भारत सरकार ने MIM पर प्रतिबंध लगा दिया था। मजलिस के अध्यक्ष कासिम रिजवी को भारत की सेना ने गिरफ्तार कर लिया। बाद में कासिम को जेल से निकाल दिया गया और पाकिस्तान जाने के लिए 2 दिन का वक्त दिया गया। जब कासिम को 2 दिन का वक्त मिल गया तो उनके सामने सबसे बड़ा सवाल था कि अब MIM का क्या होगा। पाकिस्तान चले जाने से पहले इस पार्टी की बागडोर उस समय के मशहूर वकील अब्दुल वहाद ओवैसी के हवाले कर गए। ये अब्दुल वहाद ओवैसी के परदादा थे। मैं फिलहाल मौजूद हूं दारुस्सलाम में। आज के दौर में ये जगह AIMIM पॉलिटिकल पार्टी का हेडक्वार्टर है, लेकिन अगर इतिहास के पन्नों को पलटें तो ये वही जगह है जो हैदराबाद रियासत में बहुतायत समाज के लिए एक काले अध्याय के रूप में दर्ज है। ये वही जगह है जहां से रजाकार आर्मी के कमांडर कासिम रिजवी ने आज़ाद हैदराबाद के लिए सारी हदें पार कर देने की चेतावनी दी थी, और उसने और उसकी रजाकार आर्मी ने ऐसा किया भी। हिंदुओं पर दमन शुरू हुआ। न सिर्फ हिंदू बल्कि इसका विरोध करने वाले
शोएबुल्ला खान और तुर्रेबाज खान जैसे मुस्लिम एक्टिविस्ट को भी रजाकार आर्मी ने अपने रास्ते से हटा दिया। जब रजाकार आर्मी और कासिम रिजवी का हिंदुओं पर अत्याचार सारी हदें पार कर गया तो तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऑपरेशन पोलो चलाया। भारतीय सेना को हैदराबाद रियासत में भेजा गया और 5 दिनों के अंदर अंदर रजाकार आर्मी ने घुटने टेक दिए। कासिम रिजवी ने सरेंडर कर दिया, जिसके बाद उसे बंदी बना दिया गया। 9 साल तक बंदी बनाने के बाद उसे इस शर्त पर यहाँ से भेज दिया गया कि वो अगले 48 घंटों में पाकिस्तान चला जाएगा। उसका संगठन मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उसे बैन कर दिया गया और इसके कई साल बाद ओवैसी परिवार ने इस संगठन को एक राजनीतिक शक्ल दी। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन की स्थापना हुई और भारतीय संविधान के अनुसार एक सक्रिय पॉलिटिकल पार्टी के रूप में ये पार्टी फिलहाल चल रही है। यही वजह है कि फिलहाल इस पार्टी के जो मुखिया हैं असदुद्दीन ओवैसी, वो ये बार बार कहते हैं कि जो रजाकार थे वो पाकिस्तान चले गए और जो वफादार हैं वो हिंदुस्तान में हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।